वो मेरे करीब कर और उसे नीचे कर दीजिएगा। हाँ चलो दोनों करीब हो गए। आपको मेरी आवाज आ रही है? अब्दुल बासित आप बताओ। ठीक है, इसका मतलब आवाज आ रही है। ठीक है जी। अच्छा, लास्ट टाइम हमने और उससे पहले भी एक क्वेश्चन किया था किसी ने, वो ए मार्क्स और बी मार्क्स, वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, मुझे याद आ गया, बल्कि हम पहले वो एक्सप्लेन कर लेते हैं। मैंने आपको एक एक्सरसाइज दी थी और मैं नहीं समझता कि शायद आप उस चीज से पहले से कुछ फेमिलियर होंगे। डेटा तो मुझे याद नहीं, दोबारा लिख लेते हैं। इफ अली मार्क्स जो हैं वो फर्ज करें 80 है और बाबर्स मार्क्स जो है वो 70 है, और मैंने कहा था प्रेजेंट अलीज मार्क्स एज परसेंटेज ऑफ बाबर्स मार्क्स। अलीज मार्क्स एज अ परसेंटेज ऑफ बाबर्स मार्क्स। अच्छा, इसका तो पहले तो देखते हैं ना कि इसका फॉर्मूला जो है, ये नहीं, ये मुझे कैलकुलेटर दे। इसका जो है अलीज मार्क्स 80 एज परसेंटेज ऑफ बाबर्स मार्क 70 मल्टीप्लाई बाय 100, ये हो जाएगा अलीज मार्क्स एज अ परसेंटेज ऑफ बाबर्स मार्क्स। अब इसके जो मीनिंग में बनता है, अगर आप इसको सॉल्व करें तो ये बनता है परसेंटेज में अराउंड अबाउट 114.29%। एक्चुअली इस कैलकुलेशन में जो चीज डिवाइजर के तौर पर आएगी, जैसे इसमें डिवाइजर 70 और 70 क्या बाबर्स मार्क्स हैं, अगर इसको डिवाइजर्स के तौर पर आएगी वो जो क्वांटिटी, उसको हम कहेंगे कि ये 100 है, जो डिवाइजर पे होगा। इफ इट इज 100, और इसके जो है वो आंसर आ रहा है 114.29। अब इसको पहले फिर बाद में मैं करूंगा, पहले आपको मैंने थोड़ा सा समझ ले हिंट दे दिया। जो डिवाइजर में मैंने लिखा हुआ था 70, इफ इट इज 100, एंड देन जो न्यूमिनेटर है देन इट इज 114.29। अब इसको जरा अगर कोई इंटरप्रेट करना चाहेगा, कर सकता है, तो मुझे जरा बताए हैंड रेज करके। आई कैन इंटरप्रेट दिस नंबर। ये मुझे दे दीजिएगा। एक मिनट जी, मैं आपको माइक अलाउ करता हूं आपको। जी हारिस साहब बताओ कि आप इस परसेंटेज को जो कि 114.29 है, इससे आपको क्या समझ आई? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर प्लीज, मैं आपने जो उस दिन क्वेश्चन किया था उसमें वो बाबर्स के 60 मार्क्स थे, चले तो उस हिसाब से हमारा आया था 133%। ओके। इट्स मींस दैट कि हाँ अगर अली स्कोर करता है 133, तो बाबर स्कोर करेगा 100। अच्छा ठीक है, आप जरा इसको ठीक कह रहे हो, मतलब है, चलें, ठीक है आपकी बात। मैंने आज चूंकि मुझे वो डेटा का आइडिया नहीं था, मैंने ये लिख दिया। हम चाहेंगे कि इसको आप इंटरप्रेट करें। चलें इसे इंटरप्रेट कर दें। ये जिस सर वक्त प्लीज, जी बोल इट मींस करिए। दैट कि अली अगर 144 मार्क्स लेता है तो बाबर 100 मार्क्स लेगा। इट्स अच्छा मींस दैट ठीक है, परसेंटेज के हिसाब से ठीक ये, क्योंकि ठीक उस है। दिन आपने कहा था ना कि जो परसेंटेज है वो 100 भी हो सकती है, 200 भी, 300 हाँ भी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये वही चीज है, ये वही चीज है। जी अच्छा, इसको जरा अदर वे राउंड पढ़े, यानी कि आपने पढ़ा है इफ अली गॉट 114 मार्क्स देन बाबर गॉट 100 मार्क्स। इसको जरा दूसरी साइड पर पढ़े तो कैसे पढ़ेंगे?
बाबर वाली साइड से पढ़े अगर। इट मींस दैट कि अगर हाँ? बाबर 100 मार्क्स लेगा तो बाबर अगर 70 मार्क्स लेगा तो अली नहीं 80। नहीं नहीं, इस 1114 को फिर कैसे पढ़ेंगे आप? मैं इस 1140 मैं इसको कह रहा हूं, इनको पढ़े, बाबर की साइड से पढ़े। बाबर के बाबर अगर ले रहा है 100 तो अली ने लिए हैं 114। 114%। चले ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको और ठीक करूंगा। चले, मैं पहले किसी को, अपना माइक बेटा ऑफ कर दीजिएगा। खुदा तारिक, आप क्या इसको कैसे पढ़ेंगे? खुदा तारिक। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर अस्सलाम। आप अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन आपका था कि अली परसेंटेज ऑफ अली मार्क्स हमने हाँ कैलकुलेट करने थे बाबर मार्क्स पे। हाँ। तो मैंने जिस तरीके से किया था मेरा 75% आंसर आया था। जिस तरीके से किया था 75%। चलें, अच्छा अब आपको इस चीज का एहसास होगा जब मैं उसको इंटरप्रेट करूंगा, इस चीज का एहसास होगा कि आपने वैसे गलत किया है। एक तो बात यह है कि आपने जो भी मेथड अडॉप्ट किया, आई डोंट नो आपने कैसे किया है, बहरहाल वो गलत है। और जो मैंने इस वक्त बोर्ड पर इसका सोल्यूशन किया, दिस इज द ट्रूथ। अब मैं इंटरप्रेट करूंगा ना इसको प्रॉपर वे से, तो आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि आपका आंसर जो है वो वाकई गलत होना चाहिए। ठीक है, अब अपना ओके माइक ऑफ सर। कर दीजिएगा जी। अब मैं इसको इंटरप्रेट करता हूँ। देखिए, अली के 80 नंबर आए हैं किसी पेपर में, बाबर के 70 हैं। मैंने जो पहले डेटा लिखा था वो शायद थोड़ा डिफरेंट था, तो चले हम ऐसे इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। अली गॉट 80 मार्क्स, बाबर गॉट 70 मार्क्स इन एनी पेपर। वी डोंट नो द टोटल मार्क्स फॉर दैट पेपर। टोटल मार्क का हमें आइडिया नहीं। अगर ऐसे बात की जाए तो कह दिया जा रहा है 10 नंबर जो अली के जो है वो बाबर से ज्यादा है। बात ठीक हो गई। अगर मैं आपसे फर्ज करें ये क्वेश्चन करता हूं कि अली के मार्क्स बाबर से कितने परसेंट ज्यादा हैं, अब तो नहीं, अब 10% कहेंगे, अली के नंबर जो हैं वो बाबर से कितने परसेंट ज्यादा हैं, तो आप कहेंगे कि इसका मतलब है कि हम ये अली के नंबर को 100 कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि बाबर के नंबर 80 हैं, अली के 70 थे, अगर उसे 100 समझा जाए तो फिर 80 क्या बनता है? 80 बनता है ये वाला। और अब इसको इंटरप्रेट करना क्या बन गया? अली गॉट राउंड अबाउट 14.29% मोर मार्क्स देन बाबर। अली के नंबर ज्यादा ही है ना बाबर से। अली के 80 मार्क्स हैं, बाबर के 70 मार्क्स हैं, तो अली ने बाबर से ज्यादा ही मार्क्स लिए हुए हैं। लेकिन अगर आपको परसेंटेज में बताना हो कि हाउ मच परसेंट अली गॉट मोर मार्क्स देन बाबर, तो क्या करें? इफ अली मार्क्स 100 देन हाउ मच बाबर गॉट द मार्क्स, दैट इज 114.29। तो ये बन गया बाबर के नंबर 100 है तो अली ने इतने नंबर लिए हैं। चूंकि ये परसेंटेज आउट ऑफ 100 की बात ही हो रही है, तो 100 ये स्टैंडर्ड हो गया और ये उसके 14% ज्यादा हो गया। ये इसका एडवांटेज है। जो पहला जो स्टूडेंट था, मैं ये नहीं कह रहा वो गलत कह रहा था, लेकिन वो उसको, इसीलिए मैंने उसका था ना अदर वे राउंड पढ़े इसे। वो कह रहा था इफ अली गॉट 114 मार्क्स देन बाबर 100, तो एक तो उसने परसेंटेज का आइडिया उसे बोलना चाहिए। अब मैं इसको ऐसे पढ़ रहा हूं, इफ बाबर्स मार्क्स इज 100 देन अली गॉट 114 मार्क्स। क्योंकि वो आउट ऑफ 100 है तो इसलिए कह दिया हमें। मैं ये नहीं कह रहा कि अली के नंबर पेपर में, देखें अगर पेपर की आप बात करें तो 100 अगर पूरे के पूरे नंबर ही आ जाए तो 100% ही आ सकता है ना। 114 तो नहीं हो सकता किसी की परसेंटेज मार, अगर टोटल से कंपेयर। तो यहाँ टोटल से तो कंपैरिजन है ही नहीं, वरना आप परसेंटेज कैसे, फर्ज करें ये 120 में से आए हैं तो आप करते हो। अच्छा यहां से भी देखें आइडिया हो रहा है। अगर आप इसकी परसेंटेज कैलकुलेट करते हो 80/120, और जो भी आंसर आपके पास इस परसेंटेज का आप कैलकुलेट करते हो, तो इसमें लाइक ये 66.67% बनता है। 67%। अब देखिए इसके टेक्निकल मीनिंग क्या है। इसके टेक्निकली मीनिंग ये है कि अगर टोटल मार्क्स जो हैं वो 100 हो पेपर के, अगर 100 हो तो अली ने 80 मार्क्स लिए हुए, सॉरी अली ने 66.67 मार्क्स लिए हुए, 66.67। आप कहें उसने तो 80 लिए हैं, वो 80 उसने 120 में से लिए हैं ना, और परसेंटेज हम ऐसे करते हैं ना। तो उसने, अगर ये परसेंटेज की बात हो
तो उसने 66% मार्क्स लिए, मींस इफ टोटल मार्क्स इज 100 देन ही गॉट 66 मार्क्स। अब देखें डिवाइजर में क्या है, टोटल मार्क्स है ना, टोटल मार्क्स, और मैंने इंटरप्रिटेशन में भी यही कहा है, इफ जो डिवाइजर में है उसे मैंने 100 कह दिया, इफ टोटल मार्क्स इज 100 ही गॉट 66 मार्क्स। यहां डिवाइजर में क्या है 70, 70 क्या है बाबर के नंबर, और मैंने कह दिया इफ बाबर्स मार्क्स इज 100 देन ही गॉट 114.29%। तो ये कॉन्सेप्ट हम उस वक्त यूज करते हैं जब हमें दो चीजों का आपस में कंपैरिजन रिक्वायर हो, विच वन इज ग्रेटर इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज। देखो ना रेशो में भी था, रेशो में कैसे था, वो इन द फॉर्म ऑफ टाइम्स था, हाउ मेनी टाइम्स की बात कर लें, तो यहां पर जो हम करते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज करते हैं। और ये मैंने पहले भी आपको ये चीज एक्सप्लेन की थी कि अब जिस फील्ड में आप आ गए हैं तो यहाँ पर बातें ही परसेंटेज फॉर्म में होनी है, एब्सोल्यूट नंबर में। टैक्स की बात करेंगे, रिबेट की बात करेंगे, या कुछ भी है तो वो परसेंटेजेस की ही आप लैंग्वेज में सारी की सारी बात करेंगे। ये इससे ज्यादा है, ये इससे ज्यादा कम है, तो आपकी जो होगी स्टडीज उसमें आप परसेंटेज की ही बात में, परसेंटेज की ही फॉर्म में ये सारी की सारी जो एक्सप्लेनेशन जो हैं वो आप देंगे। तो दैट्स वाई ये इंपॉर्टेंट है कि जब दो क्वांटिटीज को हम इस तरह से परसेंटेज फॉर्म में कंपैरिजन करना रिक्वायर हो, विच वन इज मोर ग्रेटर, विच वन इज ग्रेटर देन द अदर वन, हाउ मच परसेंट, तो ये वो टेक्निक है जिनकी मदद से हम ये बता सकते हैं। और ये एक्चुअली स्टेटिस्टिक्स में आप देखेंगे कि मैं एक पूरा चैप्टर जो होगा इंडेक्स नंबर्स का वो इसी एक कॉन्सेप्ट पर एक्चुअली मैंने बेस करना है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर भी बता दिया। ये जो मैथ स्टैट्स की चीजें है ना, एक जो लोग एक जो फर्क इसमें भी आएगा आप समझ लें। अब होता क्या है कि हम कहते हैं अच्छा ये तो फोर्थ चैप्टर में हमने पढ़ा था, तो फोर्थ चैप्टर का हर क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा, ये तो इस वक्त आप 9th चैप्टर पढ़ा रहे हैं, वो तो फोर्थ चैप्टर के फार्मूले थे। भाई आपने तो सिर्फ ये देखना है कि उस फार्मूले का उसको हमने कैलकुलेट क्यों किया था, या रीजन क्या थी, उसमें इंफॉर्मेशन क्या थी, और अब जरा 9th चैप्टर में पढ़े क्या हमें वही इंफॉर्मेशन नहीं कैलकुलेट करनी, तो दैट्स वाई वो फोर्थ चैप्टर बड़े लगेगा। और जब एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वहां पर तो ये काम भी खत्म हो गया कि ये फोर्थ का कि 9th का कि 7th का है, तो जिसे तो उसका पता होगा कि ये फार्मूला या ये रिक्वायरमेंट है, तो किस फार्मूले से ये रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो सकती है, तो देन वही उसका प्रॉपर आंसर कर सकता है, और दूसरे के लिए तो मुश्किल हो जाएगा। अच्छा लास्ट टाइम हमने इक्वेशन को स्टार्ट किया, किसी भी ऐसी मैथमेटिकल स्टेटमेंट जिसमें इक्वल्स का सिंबल आ जाए, टू हॉरिजॉन्टल लाइंस इक्वल का सिंबल आ जाए, उस स्टेटमेंट को हम कह देते हैं इक्वेशन। फिर बात की कि किसी इक्वेशन की डिग्री से क्या मुराद है, उसमें जो वेरिएबल इन्वॉल्व है एडिटिव फॉर्म में, उसकी जो मैक्सिमम पावर है वो नोट कर लिया करें, वो उसकी डिग्री आ जाएगी। फर्स्ट डिग्री को लीनियर कह देते हैं, सेकंड डिग्री को क्वाड्रेटिक बोल देते हैं, थर्ड को क्यूबिक कह देते हैं, फोर्थ को क्वाड्रेटिक कह देते हैं, और आगे भी नेम है, हमें जाने की जरूरत नहीं है। और फिर एक चीज हमने पढ़ी रिड्यूसेबल। रिड्यूसेबल से मुराद थी कि अपेरेंटली तो वो फोर्थ डिग्री थी, लेकिन हम उसको सेकंड डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमने बहुत सारी कैलकुलेशन प्रोसीजर पढ़ना है, वो सेकंड डिग्री के लिए पढ़ना है, और हमें अगर एग्जाम में, क्योंकि हमारे पास तो है ही सिर्फ सेकंड डिग्री तक की ऑप्शन, तो एग्जाम में अगर वो फोर्थ डिग्री या थर्ड डिग्री यानी कि हाई डिग्री आ जाए और आप कहें जी कि हम तो सॉल्व कर सकते हैं अप टू द सेकंड डिग्री ओनली, तो फिर हम कन्वर्ट कर सकते हैं, उसे रिड्यूस करके कन्वर्ट करके उसे हम सेकंड डिग्री में बदल सकते हैं, और देन हम अपने प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व कर पाएंगे। लास्ट टाइम बात की कि जब हम कोई इक्वेशन सॉल्यूशन की जाने जाते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, जो इक्वेशन हमें दी हुई होती है हम उसके ऊपर कुछ सर्टेन ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। कौन से? एडिशन सब्ट्रैक्शन कर देना, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कर देना, कुछ इस तरह की, तो हम उसके ऊपर कुछ ऑपरेशंस जो हैं वो परफॉर्म करते हैं, एंड देन वो सारी की सारी कैलकुलेशन। 1 मिनट आप वेट करेंगे।
जी, तो कुछ ऑपरेशंस ऐसे थे कि अगर आप उसे ओरिजिनल इक्वेशन पे परफॉर्म करें, क्यों परफॉर्म करना है, हमने सोल्यूशन की जानिब जाना है उनको, तो कभी हम कहते थे दोनों साइड पर सेम कांस्टेंट ऐड कर दें, फिर थोड़ा सा वरी भी करते थे, इससे तो इक्वेशन की शेप बदल जाएगी, शक्ल बदल जाएगी, क्या सोल्यूशन तो नहीं बदलेगा। तो ये 3 एक्शन ऐसे थे, फर्स्ट वन, जिनसे हमने ये कहा था कि अगर आप इन तीनों में से कोई परफॉर्म कर लेते हो तो डोंट वरी, वो इक्विवेलेंट ही रहेंगी, यानी कि उनका सोल्यूशन सेम ही रहेगा। लेकिन आगे जो 3 एक्शन थे, ये इसको आपको कहा गया था कि मे नॉट, हो सकता है, लाजमी नहीं है कि आप जब इसको परफॉर्म करें तो वो सोल्यूशन जो है वो सेम ना रहे। तो इसके लिए फिर आपको केयर करनी थी क्या, सेम वेरिएबल एक्सप्रेशन से दोनों साइड पर मल्टीप्लाई करने से सॉल्यूशंस की तादाद इंक्रीज हो सकती है, जिसे रूट्स भी कॉल करते हैं। ये इतना आप समझ लें कि वरी नहीं करने वाली बात, वो इसलिए कि ज्यादा ही हो जाएंगे, जिसमें से जो ठीक बैठेगा वो रख लेंगे चेकिंग के दौरान और देन डिस्कार्ड कर देंगे। लेकिन जो दूसरा है वो बड़ा डेंजरस है, और ये अक्सर स्टूडेंट एग्जाम में करते हैं, ये अक्सर डिवाइड कर दें, डिवाइड नहीं करना, रूट कम हो जाता है, एग्जाम्पल दी थी, और रूट लॉस्ट हो गया तो उसके हो सकता है 2 आंसर आने हो, और आप कह रहे नहीं जी मैंने तो सोल्यूशन करके देखा तो एक ही आंसर आ रहा है, तो आपने एक्चुअली जो एक्स से डिवाइड किया था उससे रूट कम हो जाता है, मोर डेंजरस वन, ये काम नहीं करना। थर्ड वन, दोनों साइड पर सेम, मैं नहीं कह रहा स्क्वायर, राइजिंग बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन इक्वल पावर्स अगर आप ले, लाइक आप कहते हैं टेकिंग क्यूब रूट ऑन द बोथ साइड, लेकिन अक्सर हम रूटीन में आप देखें कि स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए हम लफ्ज क्या बोलते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो दोनों साइड पर सेम पावर ली। इसका एक्शन या इसका इंपैक्ट भी पहले वाला हो सकता है, रूट बढ़ सकते हैं, ये भी डेंजरस नहीं है, हम चेक करके डिस्कार्ड कर देंगे। तो मैंने आपको बोल दिया 1 and 3 can produce an equation with more roots, operation 2 can produce an equation with fewer roots। इससे रूट कम हो जाते हैं, इससे रूट बढ़ जाते हैं, जो आप चेक कर लें ओरिजिनल इक्वेशन में रख के, जो तो उसका रियल रूट होगा यानी कि सेट बैठ जाएगा, वो तो उसका सोल्यूशन या रूट कहलाएगा, और जो नहीं ओरिजिनल इक्वेशन का होगा, ओरिजिनल इक्वेशन का रूट नहीं बनेगा, उसे हम कह देंगे ये हमने उसकी शक्ल बदली, लेकिन इस दौरान हमें पता ही नहीं चला कि ऐसा एक एक्शन कर बैठे जिससे रूट बढ़ गया, और इस रूट को अब हम एक्सट्रानियस रूट का नाम जो है वो दे देते हैं। तो मैंने कुछ बेसिक्स आप समझ लें आपसे डिस्कस कर लिए, और आज का हमारा काम होगा कि हम कुछ उसके ऊपर इक्वेशन सॉल्विंग कैसे करनी है, कैसे इक्वेशन से क्या, सॉल्यूशन से क्या मुराद है, ऐसी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है जिससे राइट और लेफ्ट साइड बराबर हो जाए, जिससे स्टेटमेंट ट्रू हो जाए, उस इक्वेशन को, उस वैल्यू को हम कह देते हैं कि ये इसका सॉल्यूशन है या ये इसका रूट है। अच्छा, शुरू करने से पहले अगर कोई क्वेश्चन है आपका, जो अभी हमने बेसिक कुछ चीज मैंने न्यूमेरिकली नहीं आपको अभी टीच की, सिर्फ डिस्क्रिप्शन के तौर पे कुछ चीजें जो है वो आपसे शेयर की हैं, ताकि हमें आइडिया हो जाए कि हमने क्या करना, क्या करने जा रहे हैं। तो किसी का कोई क्वेश्चन है, हैंड रेस करेगा पहले वो, फिर मैं उसको अलाउ करूंगा। ओके, अच्छा एक आप समझ लें रिवाइज ही आपका हो जाएगा, मैं रिवीजन ही कर दूंगा आपको। एक होते हैं ऑड नंबर्स जो 2 पर डिविजिबल नहीं है, इवन नंबर्स जो 2 पर डिविजिबल होते हैं, या ऐसा करें जो 2 के टेबल में आ जाते हैं, और एक होते हैं प्राइम नंबर्स। एक तो ये चीज आपसे, इससे पहले मल्टीपल्स अक्सर वर्ड सुना होगा, फैक्टर, ये 2 वर्ड आपसे शेयर करने हैं। क्यों, अब मैथ स्टैट्स में, स्पेसिफिकली मैथ्स में ये वर्ड बड़े ही रूटीन से चलेंगे, ये जो 2 वर्ड्स है मल्टीपल ऑफ दिस, और स्टैटिस्टिक्स में भी मल्टीपल ऑफ दिस, फैक्टर ऑफ दिस। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि ये क्या चीज है। मल्टीपल से मुराद ये है, मुझे याद है रेशो में भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि 2, अगर मैं कहूं कि कोई ऐसा इंटीजर होल नंबर जिसको 2 से मल्टीप्लाई करें और वो 6 आंसर दे, तो है, एग्जिस्ट करता है,
तो 6 जो है इज अ मल्टीपल ऑफ 2, तो 6 इज अ मल्टीपल ऑफ 2. 2 इज अ फैक्टर ऑफ 6. मतलब कि आप फैक्टर क्या है, फैक्टर ये है कि उसको 2 से डिवाइड करें विद नो रिमाइंडर. ये होता है ना रिमाइंडर, ये क्वोशंट विद नो रिमाइंडर, जिसे आप कहते हैं पूरा पूरा तकसीम हो गया. अगर कोई भी नंबर पूरा पूरा तकसीम हो जाता है तो हम कह देते हैं कि ये उसका फैक्टर है. तो ये फैक्टर है. अब 12 है, बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं ना. 12 है, अच्छा 2 फैक्टर तो हर एक के ही होते हैं. 12 अगर आपको ना 2 एक 1 कह दिया जाए कि 12 कह दिए, क्यों? 12 1 से डिवाइड होगा विद नो रिमाइंडर, 12 12 से डिवाइड होगा विद नो रिमाइंडर, और इसके अलावा भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 6 भी है. ये सारे ही इसके फैक्टर्स कहलाते हैं. फैक्टर ऐसे नंबर जिससे आप नंबर को डिवाइड करें, पूरा पूरा तकसीम हो गया है, नो रिमाइंडर, तो उसको हम कह देते हैं कि ये इसके फैक्टर्स हैं. ठीक, तो मैंने आपको मल्टीपल और फैक्टर्स, फैक्टर क्या है कि आप किसी नंबर को डिवाइड करें विद नो रिमाइंडर, तो आप कह देते हैं ये उसका फैक्टर है. तो बात हो रही थी प्राइम नंबर की. प्राइम नंबर ऐसा नंबर जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर हों, उसको हम कह देते हैं ये प्राइम नंबर है. यानी कि वो 2 नंबर्स पर डिविजिबल हो, लाइक 2, ये 1 पर भी डिविजिबल है, ये 2 पर भी डिविजिबल है, और इसके अलावा किसी पर ये डिविजिबल नहीं है. तो इसके 2 फैक्टर हैं, तो इसलिए ये प्राइम है. 3 1 पर भी डिविजिबल है, 3 पर भी डिविजिबल है, इसके 2 फैक्टर हैं 1 और 3, 1 और 3, तो इसलिए ये प्राइम नंबर है. 4 1 2 4, इसके तो 3 फैक्टर आ गए, तो ये 4 प्राइम नहीं है. 5 प्राइम है, इसलिए कि इसके सिर्फ 2 डिवाइजर होंगे, फैक्टर होंगे 1 और 5. तो नंबर इटसेल्फ और 1, ये तो हर एक का फैक्टर होता है ना, नंबर इटसेल्फ और 1. तो इसलिए जो प्राइम नंबर हो गए वो हो गए 2 3 5 7. 9 नहीं होगा, 9 3 पर डिविजिबल हो, उसके फैक्टर बढ़ गए 11 13 5, ऐसे 15 भी नहीं होगा, वो 5 पर हो गया, 3 पर हो गया. 1 क्या है? प्राइम जिसके 2 फैक्टर्स हों, 2. आप कहें जी एक तो 1 हो गया, 1 तो हर एक को ही होता है, 1 लिख दिया, और दूसरा क्या लिखना होता है? नंबर इटसेल्फ. तो वे तो फिर दोनों एक ही है, इसलिए ये प्राइम नहीं है, इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं है. तो दैट प्राइम नंबर जो होते हैं जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर हो, एक 1 और एक वो नंबर इटसेल्फ. डिफरेंट हो गया ना, 1 और 2, 1 और 3, 1 4, इस तरह से. लेकिन जब बात आती है इसकी 1 की, तो इसका तो एक ही फैक्टर बनता है, 1 नंबर इटसेल्फ. 1 भी कह दें, इटसेल्फ भी कह दें, तो 2 तो नहीं हुए ना फिर, इसलिए ये प्राइम नहीं. अच्छा, जब आपको कह दिया जाए कि आपने एलसीएम फाइंड करना है, एलसीएम हमारा कंसर्न है, एलसीएम स्टैंड्स फॉर लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि मल्टीपल होने चाहिए, ऐसे मल्टीपल जो दोनों में कॉमन होने चाहिए, और इन सब का लीस्ट होना चाहिए. ये है लीस्ट कॉमन मल्टीपल. फॉर एग्जांपल, मैं आपको कहता हूं कि आपने एलसीएम फाइंड करना है ऑफ 8 एंड 16 का. तो इसका तरीकाकार ये है कि आप 8 के सारे मल्टीपल्स लिख लें. मल्टीपल्स ऑफ 8, 8 16 24 32 एंड सो ऑन, ये 8 के मल्टीपल्स हैं. मल्टीपल्स ऑफ 16 लिख लें, 16 32 48 एंड सो ऑन. अब आप लिखेंगे कॉमन मल्टीपल, किस किस के? 8 और 16 के. तो कॉमन मल्टीपल्स में कॉमन दोनों के आने चाहिए. तो देखें 16 इधर भी आ रहा है, 16 तो 16 भी कॉमन है,
32 इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, तो 32 भी कॉमन है, और भी कॉमन आएंगे ना, मैंने जो कि अभी छोड़ दिया, और भी कॉमन आएंगे। ये हो गए कॉमन मल्टीपल। और इनमें से लीस्ट कौन सा है, कम कौन सा है, वो एलसीएम होगा, और इनमें कम है 16, तो 16 इज द एलसीएम। एक्चुअली ये मैंने आपको बताया इसे एलसीएम क्यों कहते हैं, रिवर्स से स्टार्ट किया मैंने, मल्टीपल लिए पहले, फिर कॉमन उसमें से अलग कर दिए, और फिर उसमें से जो लीस्ट था वो मैंने सेपरेट कर दिया, तो ये बन गया लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लेकिन जो एलसीएम फाइंड करने का ये वे है, ये थोड़ा आपको लेंथी लगता है यही, बच्चों को ऐसे समझाना चाहिए कि क्यों ये एलसीएम है, लेकिन इसका एक और वे भी है, और वे ये है कि आपको 8 और 16 का एलसीएम फाइंड करना हो तो क्या करें, आप इसके प्राइम फैक्टर्स ले लें। प्राइम फैक्टर्स, प्राइम कौन कौन से हैं, 2, 3 और 5, 7, 11, ठीक है ना, 8 दोनों को एक दफा प्राइम फैक्टर लेना है, प्राइम नंबर लेना है 2। 2 से आप डिवाइड करें तो ये बनता है 4 और ये बनता है 8। 4 से नहीं डिवाइड करना, आप कहिए 4 से तो हो जाता है, 4 1s are 4, 4 2s are 8, पर मसला क्या है, 4 प्राइम नहीं है, प्राइम 2, 2 2s are 4, 2 4s are 8, 2 2 1s are 2, 2 2s are 2, जब तक 1 1 ना आ जाए, ये तो हो ही नहीं रहा, ये को ऐसे लिख दें 2 2s, ये 1 आ गया। अब आप इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दें, 2 into 2 into 2 and into 2, 16 is the LCM। अब देखिए आपने चले उससे ज्यादा आसानी से शायद कैलकुलेट कर लिया एलसीएम, लेकिन आपको इस चीज की शायद इसमें समझ नहीं आएगी कि इसमें मल्टीपल क्या है, कॉमन किधर है, लीस्ट किधर है, ठीक है ना। जो मैंने आपको पहले बताया था वो सही है, जिससे समझ आती है कि मल्टीपल क्या है, पहले वो फाइंड कर लिए, कॉमन क्या है फिर वो फाइंड कर लिया, फिर उसमें से लीस्ट कर दिया, तो ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल आ गया। तो आपको एलसीएम की थोड़ी सी मैंने प्रैक्टिस करा दी। अच्छा, ये तो एलसीएम का वो वे है कि जिसमें अगर आपके पास न्यूमेरिक्स हो, न्यूमेरिक्स यानी कि 6 और 8, 15, 20, 90 कुछ न्यूमेरिक्स, और आपने एलसीएम फाइंड करना। अब है एलसीएम ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एलसीएम ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसमें मैक्स वगैरह का जिक्र आ जाए। अब जितनी की मुझे जरूरत है या जितनी का आपको इस कोर्स में जरूरत पड़ेगी, बस उतना की मैं इस आर्टिकल को लूंगा। अदरवाइज तो एलसीएम फाइंड करना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का लॉन्ग डिवीजन मेथड भी है, एक और मेथड भी है, तो वो तो फिर आप मैट्रिक की किताब में अगर आपकी इंटरेस्ट है तो अपने तौर पे पढ़ते रहें, लेकिन मैंने सिर्फ उतना ही आपको बताना या यूज करना जितनी मुझे ये चीज रिक्वायर होगी, जितनी मुझे वो रिक्वायर होगी। लाइक अगर ये कहा जाए फाइंड LCM of x into x plus 1, ये एक एक्सप्रेशन है कह लें, एंड और एक दूसरी एक्सप्रेशन है x स्क्वायर इंटू x प्लस 1 इंटू x माइनस 1। एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये वाली है और एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये वाली आ रही है, इसका एलसीएम फाइंड करना है। अब इसके एलसीएम फाइंड करने के लिए एलसीएम देखिए, यहां पर x है और यहां पर भी x आ रहा है, इधर x की पावर 1 है, इधर x की पावर 2 है, हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो आप एलसीएम एक तो से लिख लेंगे। x प्लस 1 इस साइड पर भी आ रहा है, x प्लस 1 इस साइड पर भी है, आप कहेंगे दोनों साइड पर मिल गया हमें। इसकी पावर कितनी है 1, इसकी पावर कितनी है 1, कौन सी लिखनी है हाईएस्ट, तो आप कहेंगे हाईएस्ट तो फिर 1 ही बनती है, ठीक है ये भी लिख दिया। x माइनस 1
इधर भी आ रहा है, x माइनस 1 इधर भी है इधर, शायद हमें नजर नहीं आ रहा। ठीक, चले मैं लिख दूं, आपने कहना हाँ बिल्कुल ठीक है इधर भी। मैं अगर फर्ज करें लिख देता हूं इस साइड पे एनीथिंग पावर 0 इज 1, तो है इधर भी, तो x माइनस 1 फिर दोनों साइड पर आ गया ना, बिल्कुल है, दोनों साइड पर है। इधर इसकी पावर 0 है और इधर इसकी पावर क्या है 1, तो फिर एलसीएम लिखना हो तो क्या x माइनस 1 पावर 0 पावर 1 हाईएस्ट पावर है, तो ये एलसीएम आ गया, दिस इज द एलसीएम। ठीक है ना, तो और मेथड या और कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशंस में मैं नहीं जा रहा, जितनी मुझे एलसीएम आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की रिक्वायर्ड थी बस उतना मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। फाइंड एलसीएम ऑफ x plus 1 x square plus 1 x minus 1 and x square plus 1 whole square into x plus 1। इसका एलसीएम चाहिए मुझे। एलसीएम ये इस साइड पर भी है, ये इस साइड पर भी है, पावर 2 ज्यादा है तो हम वो लिखेंगे। x माइनस 1 इधर आ रहा है, इधर शायद नहीं है, x प्लस 1 इधर आ रहा है, इधर शायद नहीं है, ये दोनों लिख दे। वो क्यों मैंने दोनों लिख दिए, वो इसलिए दोनों लिख दिए कि बेसिकली दोनों साइड पे दोनों चीजें थी। इधर भी x माइनस 1 था, इधर भी x माइनस 1 था बट विद द पावर 0, और इधर बात करें तो इधर भी x प्लस 1 था विद पावर 0, तो पूरी एक्सप्रेशन बन गई। x माइनस 1 की पावर 1 इधर है, x माइनस 1 की पावर 0 इधर है, तो हाईएस्ट पावर ले ली, x माइनस 1 की पावर 1 ले ली। x प्लस 1 की पावर 0, x प्लस 1 की पावर 1, हाईएस्ट पावर 1 है तो 1 ले ली, हार्ड पावर, तो एलसीएम आ गया। बस शायद इतना कि हमें एलसीएम करने की जरूरत है। तो एक चीज मैंने आपसे आपको न्यूमेरिक्स का भी एलसीएम बता दिया, और एट द सेम टाइम ये भी एक्सप्लेन कर दिया कि जी अगर कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आती है तो उसका एलसीएम आपने किस तरह से फाइंड करना। अच्छा, एक और कैलकुलेशन में मेरी इंटरेस्ट है कि आपको उसको सही तौर पे पता होना चाहिए कि वो कैलकुलेशन किस तरह से है। पहले मेरी इंटरेस्ट ये है कि आप में से कोई ये जो पहली लिखा गया है ये वाली, क्योंकि इसी में पढ़ेंगे ना तो समझ आएगी कि ये क्या लिखा हुआ है, इसको कोई पढ़ना कैसे पढ़ सकता है, एनीवन। ये जो पहली एक्सप्रेशन लिखी हुई है इसको हमने पढ़ना है। एक मिनट जी, मैं आपको माइक अलाउ करता हूं। अली अब्दुल्ला, आप अपना माइक ऑन करें, बताएं इसको कैसे पढ़ते हैं। 3 whole 1/2। 3 whole 1/2, ओके फाइन, ठीक है, ये इसको हम ऐसे पढ़ते हैं, 3 whole 1/2 पढ़ते हैं। ओके, अपना माइक ऑफ कर दीजिएगा। 3 whole 1/2। अब कहते हैं जी इसको ऐड कर दें। अब इसको ऐड कर दें तो इसके लिए आप ये समझें पहले कि ये 3 whole 1/2 बिल्कुल सही अली ने इसको रीड किया है। मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि फर्ज करें कोई 3 स्टिक्स हैं, होल पूरी स्टिक्स हैं, 1 2 एंड 3 स्टिक्स, 3 स्टिक्स हैं। अब जो 1/2 का मतलब ये है कि जो नेक्स्ट है आपके पास, नेक्स्ट, इस नेक्स्ट में आपने उसके दो हिस्से कर देने इक्वल। ये मैंने 2 इक्वल पार्ट्स कर दिए। जब आपने इसके 2 इक्वल पार्ट्स कर दिए और
अब आपने इसको कह देना है कि जी ये अब एक्चुअली लिखा हुआ है 2 होल 1/2, तो देन ये 2 होल 1/2 वो मैंने, तो ये अब आपके पास बन गया, सॉरी 3 होल 1/2 बन गया। अब जब आप दूसरी एक्सप्रेशन लिखते हैं कि जी सेकंड जो एक्सप्रेशन है वो क्या, 5 होल 3/4, 5 होल कंप्लीट स्टिक्स लाइक 1 2 3 4 5 एंड देन 3/4 का मतलब है कि आपको अब 4 इक्वल पार्ट्स बनाने हैं, 4 इक्वल पार्ट्स, और दैट ऑफ 4 इक्वल पार्ट्स आपको इसमें से 3 पार्ट्स जो हैं 3 वो आपको इसमें से सेलेक्ट कर लेने हैं। तो मैं इसमें से 3 पार्ट्स जो है वो सेलेक्ट कर रहा हूं, ये 3 पार्ट्स मैंने सेलेक्ट कर, दिस वन, और इधर मैंने हाफ सेलेक्ट किया हुआ था। अब क्वेश्चन अगर मैं आपसे ये कहूं कि टोटल आपके पास अब कितनी, अगर चले मैंने उसको स्टिक्स कह दिया, ऑब्जेक्ट्स कह दें, तो टोटल आपके पास कितनी है, तो सिंपल नहीं है कि ये 3 होल हैं, ये 5 होल हैं, तो टोटल 8 बन गई ये, तो आप कर लेना जमा, क्योंकि वो तो कंप्लीट है, उसमें तो कोई इशू नहीं आ रहा। इशू आ रहा है आप कहें जी फिर पार्ट्स को भी जमा कर लें, 3 पार्ट ये हैं, 1 पार्ट ये है, तो 4, वो इसलिए नहीं आप जमा कर सकते कि यहां जो 1 पार्ट है उसकी डायमेंशन कुछ और है, ये देखें, और यहां जो 1 पार्ट है उसकी डायमेंशन कुछ और है। तो आप ये तो नहीं कह सकते जी उधर फर्ज करें ये 6 फीट का 1 पार्ट है, इधर 2 फीट का 1 पार्ट है, आप कहें जी 1 उधर है 3 इधर है, तो वो तो 6 फीट का 1 बनता है, वो 2 फुट का 1 बनता है, तो वो तो नहीं ऐड करेंगे। हाँ, इसके लिए फिर आपको कुछ एफर्ट करनी है अलहदा से, प्लस आप कहेंगे ये अब अलहदा अलहदा करें, ये आपको अलहदा अलहदा करने पड़ेंगे। अब इसका क्या वे है कि आपको अलहदा अलहदा से ये करने पड़ेंगे, इसके लिए जो हमें काम करना है, इसके लिए आप कहें कि दोनों स्टिक्स के 4-4 पार्ट होने चाहिए, 3 इक्वल बनते हैं ना। अब आप 1 के 2 पार्ट कर रहे हैं तो वो तो फिर वो पार्ट तो नहीं सेम होंगे। अगर आप इसके 2 कर लें, इस स्टिक जो कि लेंथ में तो उतनी है उसके 4 कर लें, वो तो नहीं है, आप दोनों के 4-4 करें, हाँ ये ठीक है, लेकिन मैसेज यही रहना चाहिए, वो जो आप एलसीएम लेते हो, कहते हैं ना एलसीएम, अब आपको आइडिया है ये एलसीएम हो गया 4, एलसीएम हो गया 4, 2 को 4 को 2 से डिवाइड किया, आंसर आ गया 2, मल्टीप्लाई विद दिस नंबर और 2। मैंने बिल्कुल, मैं समझ रहा हूं कि मेरे आगे क्लास 2-3 के बच्चे बैठे पढ़ रहे हैं, तो कोई बात नहीं, यही है, प्लस 4 डिवाइडेड बाय 4, यानी कि ये एलसीएम है, डिवाइडेड बाय दिस 4, आंसर आ गया 1 मल्टीप्लाई विद 3, तो ये आ गया 3। एक्चुअली आप अगर मैं थोड़ी सी डिटेल से लिखूं तो मैंने ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, लिख सकते हैं ना। अब जरा देखें 2/4, इसका मतलब 1/2 ही नहीं है, 4 पार्ट है उसमें से 2 लेने हैं, 4 पार्ट कर दिए, क्योंकि अब दोनों के 4-4 हो गए ना, इसमें से 2 ले लिए, यही मतलब है ना इसका, 2 ले लिए, 2 पार्ट है ये, और दूसरे में लिखा हुआ 4 में से 3। अब चूंकि हर पार्ट सेम डायमेंशन का है, हर पार्ट सेम डायमेंशन का है, तो अब आप कह सकते 3 और 2 5, 3 और 2 5। आप कहेंगे 4 पार्ट, अगर 4 में से 5 कैसे, तो 4 के बाद वो कंप्लीट हो जाता है ना, तो फिर आप कहेंगे ये फिर 9 पार्ट ये हो गए, 1 बच गया, अच्छा आंसर आ गया 9 होल 1/4 इज द आंसर। 7/2,
23/4 एक्चुअली समझ नहीं आएगी कि ये क्यों ऐसा किया था। एक बात यहां तो थोड़ा आसान है ना, फर्ज करें छोटी क्लास के बच्चों को आप कर रहे हैं और एलसीएम तो ज़ाहिर बड़ी एलिमेंट्री क्लास में ही शुरू हो जाता है। एंड देन तो वो पहले 4 को 30 से ज़रब दे के ऐड, 12 को 78 से ज़रब देंगे, फिर 3 ऐड और फिर पता नहीं बड़ी बड़ी रकम बन जाएगी। तो उन्हें समझाएं कि ये अलहदा ही ऐड कर लें, नो हार्म, प्लस जो बाकी बचे उसको अलहदा से करें, प्रॉब्लम काफी सिंपल रह जाएगा। ठीक हो गया। तो मैंने आपको आल्दो ये शायद को बहुत ज्यादा हमें कहीं यूज ना करना पड़े, लेकिन एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का अगर आप बेसिक मैथमेटिक्स का किसी टेस्ट देने जाएं, इंटर्नशिप के लिए भी कुछ लोग डिमांड करते हैं कि जी आपसे हम बेसिक मैथ्स का टेस्ट लेंगे, तो आपको आना चाहिए वर्बल मैथमेटिक्स, मेंटल मैथमेटिक्स विदाउट कैलकुलेटर, तो आप अलग-अलग करके इन्हें ऐड कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह की बात जो मैं अभी आपसे ये शेयर कर रहा हूँ, एक्चुअली ये मैं आपको बताना चाहता हूँ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ये कैसे करना है। यानी कि अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आती है तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमने इसको किस तरह से जो है वो परफॉर्म करना है। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लाइक x ओवर x प्लस 1 लेट्स सपोज प्लस x स्क्वायर इनटू x माइनस 1, इसको ऐड करना क्या है, इसको एडिशन करनी है। एलसीएम लेना पड़ेगा क्योंकि उस पे डिवाइजर x प्लस 1 है, उसका डिवाइजर x माइनस 1 है, तो एलसीएम का तो हमें अभी पढ़ लिया हमने। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एलसीएम x प्लस 1 x माइनस 1। इसके बाद एक्चुअली जो चीज मैंने ये आपको समझाई थी, इसका पर्पस क्या था, ये वाला समझाना था। अब क्या करना है, एलसीएम है x प्लस 1 इंटू x माइनस 1, ये एलसीएम है। इससे आप डिवाइड करेंगे x प्लस 1 से, जो मैं यहां पर कर रहा था। एलसीएम दिया 4 डिवाइड किससे किया, 2 से, और आंसर जो आया उसको मैंने मल्टीप्लाई किया जो इसका न्यूमिनेटर था। बिल्कुल ऐसे करना, मुझे यहां ये कैंसिल हो गया और आप कहें जी आंसर आ गया x माइनस 1। इस आंसर 1 x माइनस 1 को आपने मल्टीप्लाई करना है न्यूमिनेटर से, ये न्यूमिनेटर से। तो इसके बाद हमने लिख दिया x इंटू x माइनस 1 प्लस, अब यही एक्सरसाइज जो है सेम वो आपने अब दूसरे के लिए भी परफॉर्म की। एलसीएम x प्लस 1 इंटू x माइनस 1 ओवर, डिवाइड किससे किया, जो इसका डिवाइजर था, कैंसिल हो गया x प्लस 1, मल्टीप्लाई किससे किया, न्यूमिनेटर से x स्क्वायर। ये आपके पास आ गया x स्क्वायर इंटू x प्लस 1। एंड देन अगर आप मजीद इसकी करना चाहें तो x स्क्वायर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, माइनस x स्क्वायर प्लस x क्यूब एंड प्लस x स्क्वायर, ठीक, और डिवाइडेड बाय x प्लस 1 इंटू x माइनस 1। तो ये इसके साथ कैंसिल हो गया एंड वी विल गेट द आंसर। ठीक हो गया। अच्छा, अब मुझे जो एक्चुअली मैंने आपसे एग्जांपल शेयर करनी है, जो रियल एग्जांपल है वो है ये वाली, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। मैंने थोड़ा सा एलसीएम से फेमिलियर कर दिया आपको और बाकी एक्सप्रेशन से मैंने आपको फेमिलियर कर दिया। एग्जांपल नंबर 1 है, सॉल्व द फॉलोइंग फ्रैक्शनल इक्वेशन। ऐसी कोई भी इक्वेशन जिसमें कोई डिनोमिनेटर आ जाता है, जैसे इसमें डिनोमिनेटर में है x माइनस 4 और उसके डिनोमिनेटर में है x माइनस 3, डिनोमिनेटर आ गया। पहला काम आपको इक्वेशन सॉल्विंग में ये करना है कि अगर कोई डिनोमिनेटर में क्वांटिटी आ जाती है तो आपने पहले उसको डिनोमिनेटर फ्री करना है। लेकिन स्टेप्स हैं। अब ये ऐसा क्यों करना है, हम ऐसा कर लेते हैं, कर लें, शायद आपको ज्यादा बड़ा चक्कर लगाना पड़े, ठीक है ना। इस तरह से करेंगे जल्दी अपने टारगेट तक पहुंच जाएंगे।
तो आप इसको डिनोमिनेटर फ्री करना हमारा कंसर्न होगा। अब क्वेश्चन डिनोमिनेटर फ्री करना कैसे है? डिनोमिनेटर फ्री करने के लिए आप देखें कि क्या दोनों साइड पे एक एक टर्म है। देखिए ये एक ही टर्म है ना सारी, ये एक टर्म है, दूसरी साइड पर भी एक ही टर्म है, ये एक ही टर्म है। तो दोनों साइड पे सिंगल सिंगल टर्म आ रही है। टर्म पढ़ा था ना वो प्लस, जिनके दरमियान प्लस माइनस साइन आ जाए तो वो फिर दूसरी टर्म कंसिडर हो जाती है। तो ये एक लाइक अगर मैं आए पूछूं तो ये एक टर्म है, लेकिन अब ये एक और टर्म आ गई, तो इस एक्सप्रेशन की दो टर्म्स हैं। दोनों साइड पे सिंगल सिंगल टर्म होनी चाहिए, तो है। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई कर दें, ये इससे मल्टीप्लाई कर दें, तो 5 से मल्टीप्लाई हो गया x माइनस 3, 6 से मल्टीप्लाई हो गया x माइनस 4। इक्वेशन डिनोमिनेटर फ्री हो गई, फ्री हो गई ना, देयर इज नो डिनोमिनेटर। वरना तो आपको वो एलसीएम लेके और ये वो तो बड़ा लेंथी नहीं हो जाना था। तो अब शायद आपके लिए ज्यादा आसान हो गया। मल्टीप्लाई कर दिया 5x माइनस 15, मल्टीप्लाई कर दिया 6x माइनस 24। अब वही बात, अब आल दो मैंने आपको कहा है कि जी एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, तो उसकी बजाय वही तरीका कि जी आप x को इस साइड पे ले आए तो ये बन गया 6x माइनस 5x, 24 को इस साइड पे ले गए, यहां माइनस 15 पहले था और अब 24 इज इक्वल टू x, x इज इक्वल टू 9 इज द आंसर। चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे ही अपना टाइम वेस्ट करोगे, इसलिए कि मैंने कोई वायलेशन नहीं की। जो मुझे कहा था कि जी ये चीजें आपको अलाउ हैं, मैंने उनसे डेविएट नहीं किया, लेकिन टू बी ऑन अ सेफ साइड चेक करना चाहते हैं तो चेक भी किया जा सकता है। 5/9 माइनस 4, अगर ये आंसर है तो ये इसके बराबर ही होना चाहिए। 9 माइनस 4 5, 5/5 1, तो लेफ्ट साइड पे तो 1 आ रहा है, तो ये भी 1 आ रहा है, तो ठीक है, दिस इज द आंसर। तो दिस वन इज द फाइनल सोल्यूशन। तो क्या किया मैंने, इफ देयर इज एन फ्रैक्शनल इक्वेशन, देयर इज एन डिनोमिनेटर, तो सिंगल सिंगल टर्म ऑन बोथ साइड, सिंगल सिंगल टर्म ऑन बोथ साइड, एंड देन क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपने उसे डिनोमिनेटर फ्री इक्वेशन बना दिया। एग्जाम्पल 2 मैंने करनी है, एग्जाम्पल 3 आपने करनी है। नोट्सों पर भी सॉल्व है, मैंने आज आके सॉरी मैं व्हाट्सएप भी आपको कर दूंगा, मुझे ज़हन में नहीं रहा, नोट्सों भी बहरहाल ये सॉल्व है। एग्जाम्पल नंबर 2 है 2x माइनस 3 ओवर x माइनस 3 इज इक्वल टू x प्लस 1 ओवर x प्लस 6 प्लस 1। डिनोमिनेटर इक्वेशन, फ्रैक्शनल इक्वेशन, बिकॉज देयर इज समथिंग इन डिनोमिनेटर। पहला काम डिनोमिनेटर फ्री। डिनोमिनेटर फ्री करने के लिए इक्वेशन को जरा तैयार करना है इस तरह से कि ये डिनोमिनेटर फ्री हो जाए। कैसे? क्रॉस मल्टीप्लाई करके। लेकिन उसकी क्या कंडीशन थी, बोथ साइड सिंगल टर्म होनी चाहिए। लेफ्ट पे तो सिंगल टर्म ही है ना, ये दो टर्म्स नहीं है, दिस सपोज्ड टू बी द सिंगल टर्म। मल्टीप्लीकेशन हो जाए, टर्म्स की डिवीजन हो जाए, वो ब्रैकेट में लगाई हुई है ना, वो सिंगल टर्म बनाई हुई है। लेकिन जो दूसरी साइड है इसमें देखें, एक टर्म तो आपके पास ये वाली है और एक टर्म आपके पास ये है, तो दो टर्म्स है, नॉट अ सिंगल टर्म ऑन द राइट साइड। अब राइट साइड में आपने क्या करना है, ऐड करके ना 1 को भी तो सिंगल टर्म बना लें। अब 1 को ऐड किस में करना है, क्या डिनोमिनेटर दोनों के सेम है? तो ये तो 1/1 है, ये तो सेम नहीं है, तो फिर वही एलसीएम ले ले। x प्लस 6 इधर भी है उधर भी है, इधर पावर 1 है उधर पावर 0 है, तो 1 लिखने की ऐसा अच्छा आपको पता जरूरत नहीं है। फिर क्या करते हैं, इस एलसीएम से डिवाइड कर देते हैं इस नंबर से, जो आंसर आए मल्टीप्लाई कर देते हैं उसे x प्लस 1 से, तो x प्लस 1, फिर ये प्लस सिंबल, एलसीएम x प्लस 6 है, डिवाइड कर देंगे 1 से, आंसर आएगा x प्लस 6, और x प्लस 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, तो प्लस x प्लस 6। इसको अगर आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाता है 2x प्लस 7 होल डिवाइडेड बाय x प्लस 6। 2x प्लस 7 डिवाइडेड बाय x प्लस 6, तो जो राइट साइड है वो भी अब सिंगल एक्सप्रेशन में आ गई।
तो राइट साइड जो है आप समझ लें कि इस सब राइट साइड को सॉल्व करके मैंने 2x प्लस 7 ओवर x प्लस 6 कर लिया। सिंगल सिंगल एक्सप्रेशन ऑन बोथ साइड क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये एक्सप्रेशन आ गई और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया। x माइनस 3 मल्टीप्लाई विथ 2x प्लस 7। अब उसी तरह से इसको सिंप्लीफाई कर लिया एंड फाइनली वी गेट द आंसर फॉर x विच इज माइनस 3/8। तो 3/8 इज द आंसर फॉर x। चेकिंग की आपको जरूरत नहीं है। तो ऐसी इक्वेशन, और ये एग्जाम में आ रही है ना कि वो इस तरह से, ताकि स्टूडेंट देखे ना। अब आप कहें जी आपने हमें एलसीएम क्यों सिखाया, एलसीएम के क्वेश्चन आने नहीं आने। लेकिन अब अगर आपको एलसीएम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का नहीं पता तो ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे आप? ठीक है ना। ठीक है, कोई और वे भी आप अडॉप्ट कर सकते हो, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन मैं समझता हूं कि ये ज्यादा एक सिस्टमैटिक वे है कि जी सबसे पहले देखा फ्रैक्शनल इक्वेशन थी, आपने कहा जी ओके जी पहला काम तो पहला जॉब तो हमें इसका डिनोमिनेटर फ्री करना है। उसके लिए दोनों साइड पर सिंगल सिंगल टर्म का होना जरूरी है। एक साइड पे तो सिंगल टर्म थी, दूसरी साइड पे नहीं थी, ऐड करना था। अब ऐड सिंपल है, अगर सिर्फ इतना ही हो, आप कहेंगे ऐड करना है तो ये तो ठीक हो गया ना, +6 हो गया। लेकिन मसला क्या आता है जहाँ इसका डिनोमिनेटर कुछ और हो और इसका डिनोमिनेटर कुछ और हो, अब ऐड करना है तो एलसीएम से। अब एलसीएम आ गया ना, तो जिसको एलसीएम आएगा जाहिर है पता होगा वही इसको एक्सप्रेशन को सॉल्व करेगा, अदरवाइज नहीं होगी उससे सॉल्व। अच्छा, अब ये जो नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 3, ये भी इसी पैटर्न पर है। देखिए एक साइड पे दो एक्सप्रेशन है, इसलिए दो एक्सप्रेशन है कि ये नेगेटिव सिंबल आ गई, और इस दफा राइट साइड पे सिंगल एक्सप्रेशन ही है। अब आपको लेफ्ट साइड का एलसीएम लेना है, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर कुछ और है, इसका डिनोमिनेटर कुछ और है। ठीक, तो एलसीएम लेके मैंने ऑल दो आंसर्स लिखे हुए हैं, लेकिन आपने प्रैक्टिस जरूर करनी है कि ताकि आपको थोड़ा सा रिदम में आप आ जाएं कि एलसीएम लेके आपने किस तरह से इन प्रॉब्लम्स को जो है वो सॉल्व। ठीक है, तो आपकी आप समझ लें कि जो होम एक्सरसाइज है दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 है, एग्जाम्पल नंबर 3 है। और इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में 1 और 2 मार्क्स के आ रहे हैं कि वो एग्जामिनर कहता है सॉल्व फॉर एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड करें, और ऐसी इक्वेशन दे देता है जिसमें डिनोमिनेटर आ जाते हैं, ताकि वो एलसीएम का कॉन्सेप्ट चेक हो जाए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है, और लिटिल मिट अरिथमेटिक चेक हो जाए कि जी हाँ स्टूडेंट को पता है कि जी क्रॉस मल्टीप्लाई करके मल्टीप्लाई कैसे करना है, या जो इस तरह से। तो फाइनली 9 इज द आंसर, जो आंसर उसने दिया। ठीक है, कल आपको मैं कल के लेक्चर में ये भी मैं एक्सप्लेन करूंगा कि अगर आप इस इक्वेशन को सोल्यूशन ना भी करें, आंसर बता सकते हैं क्या आएगा, वो क्या तरीका है उसमें। लेकिन उसमें कोई कंसेप्ट नहीं आपको समझ आएगा, लेकिन सोल्यूशन आप हर ठीक ही फाइंड कर लेंगे। तो देखते हैं कैसे, वो क्या मेथड है जी। अब मुझसे अगर कोई किसी ने क्वेश्चन पूछना, जो कि मैंने कहा था जब मैं आपको अलाउ करूंगा तब आपने मुझसे पूछे जी। अब कोई स्टूडेंट कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है, हैंड रेज करेगा एंड देन ही मे पुट द क्वेश्चन। रेज योर हैंड इफ यू वांट टू पुट द क्वेश्चन। नो वन। चले जी, ओके। अब हम स्टैटिस्टिक्स की, ओके एक शायद स्टूडेंट ने हैंड रेज किया, अब्दुल्ला ने। 1 मिनट जी, मैं आपका माइक ऑन करता हूँ। जी अली अब्दुल्ला, आपका क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये पेज 7 पे नोट्स की एग्जांपल 27 की नहीं समझ आई। एग्जाम्पल 27, अच्छा ओके। मेरे जो ओरिजिनल नोट्स हैं, ठीक हो गया, आपने मुझे नोट करवा दिया, मैंने नोट कर लिया, और अब ये कल के लेक्चर में हम इसे, ताकि बाकी क्लास को भी ये एग्जाम्पल 27 आपने ओके सर। और इसके अलावा और सर नो सर और नहीं। चले ठीक है, और आप लोगों ने एग्जाम्पल 3 सॉल्व करके लानी है। यस सर। नहीं, माइक अपना ऑफ कर दीजिएगा। थैंक यू। आप अगर मेरे साथ साथ काम करेंगे मुश्किल नहीं आएगी, लेकिन अगर आपने इस वजह से किया है कि सारे स्टूडेंट जो हैं वो कहें कि जी जब पेपर आएंगे तो फिर हम तैयारी स्टार्ट करेंगे, उस वक्त तक सब कुछ वॉश हो चुका होगा, बिल्कुल ज़हन जो है वो आपका बिल्कुल खाली, जैसे पढ़ने से पहले है
वो कहते हैं ना रात गई बात गई हैं, आंख हो गए पहाड़ ओझल, वो यही चीजें हैं। तो वो गई तो गई, बस लेक्चर गया तो गया, अब हमें क्या समझ, अब हम बिल्कुल उसी तरह से ही ब्लैंक हो गए जिस तरह से डे 1 पे थे। साथ साथ करेंगे फील नहीं होगा, खौफ ज्यादा रहेंगे। कुछ होते हैं ना लोग, वो डर बड़ा लग रहा है जी, डर बड़ा लग रहा है, ओ भाई आगे बढ़ो ना। मुझे नहीं आइडिया कि अब वो स्टोरी है कि नहीं है, वो हमारी एफएससी की जब हम पढ़ते थे तो इंग्लिश की बुक में थी, हिज फर्स्ट फ्लाइट आई थिंक, कुछ ऐसे ही था। वो सीगल के बच्चे जो हैं वो डर रहे थे कि जी मैं कैसे फ्लाई करूंगा, वो इतनी पहाड़ से कैसे फ्लाई करूंगा, मैं तो ये हो जाऊंगा। तो उसका अपने पेरेंट्स को धक्का दे देता है कि जाओ, वो धक्का दे देता, वो गिरने लगता है, वो कहता है ये तो मारे गए। और जब वो मारे गए की बात करता तो जोर जोर से पर मारता है, और उसके बाद कहता है ये तो मैंने उड़ना सीख लिया। तो मुसीबत पड़ी तो उड़ना सीख लिया ना। तो इसी तरह से आपको भी अब ये मजबूर किया जा रहा है, करे प्रॉब्लम। मसला ये है मैं आपको धक्का नहीं दे सकता, हाँ वो सीगल के की तरह कि जी आपको मैं पहाड़ से नीचे गिरा दूं, आप खुद ही चल पड़ेंगे। मजबूरी ये है कि मैं सिर्फ बातों से ही आपको कह सकता हूँ कि मेरे साथ साथ काम करें, बस समझा सकता हूँ कि अगर आपने इसको इकट्ठा अपने काम को कर लिया तो, चूंकि ये सारे मैथ स्टैट की चीजें कनेक्टेड होती हैं, नहीं समझ आई तो आपने कहा ना वो ही नहीं समझ आई तो ये कैसे समझ आएगी, फिर मुश्किल हो जाती है। ठीक है जी, अब हम स्टैटिस्टिक्स की क्लास में शिफ्ट होंगे।